हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपैंड नर्सिंग नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजाइटिस। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसकी डेफिनेशन, कॉजेस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हेन द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स दैट कवर्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड get inflamed due to infection or other reasons is known as meningitis। meningitis क्या होता है कि जो meninges होते हैं, जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है ब्रेन की, जो लेयर्स होते हैं वो स्वेलिंग हो जाती है उनकी। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी जब स्वेलिंग हो जाए, इन्फ्लेम्ड हो जाए वो इन्फेक्शन के कारण या अदर रीजंस के कारण, तो उसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉजेस। इसके कॉजेज़ कौन कौन से हैं। मेनली जो कॉजेज़ है उसको एज अ टाइप भी ले सकते हैं हम, जैसे कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। एक टाइप हो गया मेनिंजाइटिस का, लेकिन एट द सेम टाइम इसको हम एज अ कॉज भी कंसीडर कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस इज अकर ड्यू टू बैक्टीरिया। जैसे नेम से क्लियर है, बैक्टीरियल है तो ये बैक्टीरियल कॉज होगा इसका। इट कैन बी मोर हार्मफुल और लाइफ थ्रेटनिंग। जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है वो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होता है और हार्मफुल होता है, इसीलिए इसमें इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, सो डैट कि हम जो क्लाइंट को आईवी एंटीबायोटिक्स जो है एडमिनिस्टर कर सके एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। कॉमन बैक्टीरियाज। कौन कौन से जो बैक्टीरियाज हैं जो मेनली जो यूजुअली जो वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, जैसे फर्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिसको हम न्यूमोकोकस भी बोलते हैं। ये हो सकता है निसीरिया मेनिंजाइटाइटिस या मेनिंजोकोकाई। ये बैक्टीरिया कॉज करता है। नेक्स्ट है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जिसे हम HIV भी बोलते हैं। ये जो तीन मेनली जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का कारण हो सकती हैं। नेक्स्ट इज वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस अगेन ये नेम से क्लियर है कि किसी वायरस के कारण अगर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मेम्ब्रेन्स हैं उनकी स्वेलिंग हो जाए तो उसको वायरल मेनिंजाइटिस बोलते हैं। इट इज़ लेस सीवियर देन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। लेस सीवियर है मीन्स कि उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है जितना कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है। इसके कॉजिंग वायरसेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एंटीरो वायरस, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस या और मम्स, जो मम्स को कॉज करता है वायरस वो। जैसे कि हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस है, किसी क्लाइंट को पॉजिटिव है या जिसको मम्स है तो उसको हायर रिस्क हो सकता है वायरल मेनिंजाइटिस का। तो इसके लिए जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं फर्दर इन डिसऑर्डर्स की, तो उसको हमने असेस करना है। नेक्स्ट इज फंगल मेनिंजाइटिस। फंगल मेनिंजाइटिस क्या होता है कि इट इज़ टिपिकली रेयर एंड अफेक्ट पीपल विद वीकेंड इम्यून सिस्टम। फंगल मेनिंजाइटिस क्या होता है, टिपिकली रेयर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है ये। और ये मेनली किसको अफेक्ट करता है, जिसकी इम्यून जो रिस्पॉन्स है, इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा वीक है, जैसे कोई इल पर्सन हो गया या कोई पर्सन है जो इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन ले रहा है, तो उसमें होने के चांसेस होते हैं। इसके जो फंगल कॉज जो होते हैं, जो फंगस होते हैं जो कॉज करते हैं, वो है क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मा एंड कोकाइडाइडिस स्पेसिस आर द कॉजिंग फंगस। जो ये तीन जो है फंगस ये कॉज करते हैं फंगल मेनिंजाइटिस को। नेक्स्ट है पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस। पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस क्या होता है, यूजली कॉज्ड बाय पैरासाइट्स। अगेन ये पैरासाइट्स जो होते हैं इसके कारण हो सकता है, सच एज नेग्लेरिया फॉलेरी। इट इज़ नॉट कॉमन बट वेरी रेयर टू अकर। जो है ये जो पैरासाइट है इसके कारण ये होता है, लेकिन ये नॉट कॉमन, ये कॉमनली नहीं होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयरली अकर होगा। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कैन बी द कंटेमिनेटेड फ्रेश वाटर। इसका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है मेनली क्या होगा, कंटेमिनेटेड, जो इन्फेक्टेड जो वाटर है, फ्रेश वाटर है, उसके कारण ये हो सकता है। नेक्स्ट कॉज है नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट टाइप है ये नॉन इन्फेक्शियस, मतलब कि ऐसा मेनिंजाइटिस जो मेनली इन्फेक्शन के कारण ना हुआ हो। इसमें हो सकता है कैंसर के कारण हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसीज़। ऑटो इम्यून डिसीज़ होता है जिसमें कि जो इम्यून सिस्टम होता है, जो एंटीबॉडीज़ होते हैं बॉडी के, वो खुद के ही जो ऑर्गन्स होते हैं उस पर अफेक्ट करते हैं, मीन्स उस पर ही अटैक करने लगते हैं, उसको एज अ फॉरेन बॉडी कंसीडर करते हैं। तो वो होता है जैसे ल्यूपस। ल्यूपस भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशंस, कोई ऐसी सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशंस होती हैं जिससे ये हो सकता है, ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी स्वेलिंग हो सकती है। एज वेल एज इंजरीज टू हेड कैन बी द पॉसिबल कॉजेज।
या हेड की कोई इंजरी है उसके कारण भी एज अ इम्यून रिस्पॉन्स जो ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स है वो स्वेल हो सकती हैं। सो नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। सो साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं मेनिंजाइटिस में। अर्ली साइंस लुक लाइक एज इफ क्लाइंट हैज़ फ्लू डेट प्रोग्रेस क्विकली। सो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स में फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे क्लाइंट में, जैसे सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, सडनली फीवर हो जाएगा क्लाइंट को क्योंकि इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन का इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है एज अ बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज सीवियर हेडेक हो सकता है। नेक स्टिफनेस, जो नेक है वो स्टिफ हो जाती है, पेनफुल हो जाती है। नेक्स्ट है नोजिया और वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग जो है पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकता है। नेक्स्ट इज फोटोफोबिया एंड कन्फ्यूजन ऑफन लीड्स टू डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन। फोटोफोबिया, फोटो सेंसिटिविटी, सनलाइट सेंसिटिविटी हो जाएगी और कन्फ्यूज़न हो सकती है क्योंकि जो मेम्ब्रेन्स हैं स्पेशली ये ब्रेन और स्पाइनल कोड जो कवरिंग होती है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसीलिए कन्फ्यूजन भी हो सकता है एज अ मेंटल जो साइन एंड सिम्टम जो इसमें अपीयर होंगे। ऑफन लीड्स टू डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, सो क्लाइंट को कंसंट्रेट करने में, फोकस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इन सीवियर केसेस पेशेंट कैन एक्सपीरियंस सीजर। तो पेशेंट को सीजर भी हो सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है फर्दर उसमें। रैश कैन बी अपीयर ड्यू टू मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, जो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है उसमें रैश भी अपीयर हो सकता है पेशेंट को, तो इसको भी हमने ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट इज इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन कैन एक्सपीरियंस लेथार्जी और ट्रबल वॉकिंग। सो जो इन्फेंट्स होते हैं या यंग चिल्ड्रन होते हैं उसमें लेथार्जिक जो है जो पेशेंट होगा वो लेथार्जिक होगा या उसमें ट्रबल वॉकिंग मीन्स की मूवमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है कर्निंग्स एंड ब्रजिंस्की साइन इंडिकेट्स मेनिंजल इरिटेशन, जो ये दो साइंस हैं इनको भी हमने इसमें देखना होता है, ये भी साइन है मेनिंजाइटिस का। इसमें क्या होता है जो मेनिंजल इरिटेशन होती है उसमें ये दोनों जो साइन है वो पॉजिटिव होंगे। सो जो कर्निंग साइन है या ब्रजिंस्की साइन है इसको मैंने फर्दर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि हम जानेंगे इसका प्रोसीजर क्या होता है। क्लाइंट इज आस्क्ड टू लाई फ्लैट ऑन देयर बैक, एग्जामिनर परफॉर्म द प्रोसीजर बाय लिफ्टिंग वन लेग at a time while flex the hip and knee to 90 degrees, then they extend the knee while leaving the hip flex। तो इसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट है उसको कहा जाता है, उसको फ्लैट पोजीशन दी जाती है मीन्स की स्पाइन पोजीशन देनी है, और जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है एक जो उसकी लेग है एट अ टाइम, मतलब दोनों लेग को नहीं, एक लेग जो होता है उसको लिफ्ट करता है while flex the hip and knee। तो जो नी है या और जो हिप और नी दोनों को 90 डिग्रीज तक फ्लेक्स कर देता है, फोल्ड कर देता है। देन दे एक्सटेंड द नी वाइल लीविंग द हिप फ्लेक्स। तो जो नी होती है उसको क्या करना है एक्सटेंड कर देना है, लेकिन जो हिप है उसको बेंड ही रहने देना है, हिप बेंड रहने देना है और नी को एक्सटेंड करना है। ये जो इसका प्रोसीजर है। नेक्स्ट है इफ़ पॉजिटिव कर्निंग साइन, अगर ये साइन पॉजिटिव होगा क्लाइंट में तो कौन सी चीज़ें जो है क्लाइंट में देखने को मिलेगी। It indicates irritation of the meninges and possible case of meningitis। ये क्या अगर पॉजिटिव होगा कर्निंग साइन तो इसको क्या इंडिकेशन मिलती है कि जो मेनिंजेस हैं उसकी इरिटेशन है, मीन्स की इरिटेटेड मेनिंजेस हैं, और पॉसिबल केस ऑफ मेनिंजाइटिस मीन्स कि वो मेनिंजाइटिस को इंडिकेट करेंगे। सो हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि इफ़ द क्लाइंट फील्स पेन और रेसिस्टेंस व्हेन द नी इज़ एक्सटेंडेड। सो जैसे कि हमने देखा था प्रोसीजर में कि जो नी है उसको एक्सटेंड करना है और हिप को फ्लैक्स ही रखना है, बेंड ही रखना है। अगर नी को हम एक्सटेंड करते हैं, नी को एक्सटेंड करते टाइम अगर क्लाइंट को कोई भी पेन या रेसिस्टेंस फील होती है तो इसका मतलब जो कर्निंग साइन है वो पॉजिटिव है, मीन्स कि उसको मेनिंजियल इरिटेशन है, और ये पॉसिबली लीड इंडिकेट कर सकता है कि क्लाइंट को मेनिंजाइटिस है। नेक्स्ट है ब्रजिंस्की साइन। सो ब्रजिंस्की साइन में क्या होता है, इसमें हमने इसका प्रोसीजर क्या होता है कि क्लाइंट लाइज ऑन स्पाइन पोजीशन, लाइज फ्लैट ऑन देयर बैक। तो क्लाइंट को स्पाइन पोजीशन देना है, फ्लैट पोजीशन देनी है। द एग्जामिनर ट्राई टू लिफ्ट द हेड ऑफ द पेशेंट्स हेड वाइल ब्रिंगिंग द चिन टुवर्ड्स चेस्ट। तो इसमें मेनली जो एग्जामिनर होता है क्या करता है कि जो हेड है, हेड को उसने क्लाइंट्स का हेड जो है उसको लिफ्ट करता है वाइल ब्रिंगिंग द चिन टुवर्ड्स चेस्ट। तो हेड को लिफ्ट करके उसको जो चिन है वो चेस्ट के टुवर्ड्स जो है उसको फ्लैक्स बेंड करता है इसमें। सो नेक्स्ट हम देखेंगे अगर जो ब्रजिंस्की साइन है अगर वो पॉजिटिव है तो कौन से साइन जो है क्लाइंट में देखने को मिलेंगे आफ्टर द प्रोसीजर।
दिस साइन विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव इफ़ द पेशेंट्स नी एंड हिप्स बैंड इनवॉलेंट्रली और फ्लेक्स। अगर जो प्रोसीजर है उसमें जो एग्जामिनर है उसने क्या किया है, क्लाइंट को हेड को उसने लिफ्ट किया है, बेंड किया है, उसके उसके चिन को उसके चेस्ट तक बेंड कर फ्लेक्स करा हुआ है। तो अगर वो फ्लेक्स करेगा उस टाइम, अगर फ्लेक्स करते टाइम जो क्लाइंट का नी है और हिप है वो इनवॉलेंट्रली मीन्स कि क्लाइंट के कंट्रोल में नहीं होगा, खुद से ही वो फ्लेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा उसके उसके जो नीज़ हैं और हिप हैं, तो क्या ये पॉजिटिव इंडिकेशन है ब्रजेस्की साइन का। मीन्स कि इसका मतलब है कि क्लाइंट को मेनिंजियल इरिटेशन है। सो नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। सो इसमें फर्स्ट है लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर में क्या होता है, CSF इज कलेक्टेड बाय लंबर पंक्चर एंड एनालाइज्ड फॉर एनी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। सो लंबर पंक्चर में क्या होता है कि जो CSF फ्लूइड है या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं कि कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, तो उसको फर्दर असेस करने के लिए। नेक्स्ट है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर किया जाता है टू फाइंड आउट करने के लिए कोई भी बैक्टीरियल कॉज, तो उसको देखने के लिए ब्लड कल्चर होता है। नेक्स्ट इज CT स्कैन। CT स्कैन किया जाता है ब्रेन को प्रॉपरली एनालाइज करने के लिए, उसके देखने के लिए कि इन्फेक्शन है, जो इन्फ्लेमेशन है वो कहाँ तक एक्सटेंड हुई है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट है MRI। MRI किया जाता है, इसमें जो है ब्रेन की इमेजेस ली जाती हैं, उसको स्ट्रक्चर जो है उसको एनालाइज किया जाता है कि लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन को ही इसमें असेस किया जाता है, सो डैट इसमें डायग्नोज में हेल्प हो सके फर्दर। इंक्रीज WBC एंड डिक्रीज ग्लूकोज काउंट्स। अगर मेनिंजाइटिस होगा तो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में जो WBC काउंट है वो बढ़ा होगा। WBC काउंट कब बढ़ता है, एज अ रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शन होगी तो WBC काउंट भी इंक्रीज होगा, और जो ग्लूकोज काउंट है, जो CSF फ्लूइड है उसमें जो ग्लूकोज काउंट है वो डिक्रीज होगा। सो ये जो है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की जाती है। सो नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑप्शन। सो ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस। सो मेनली जो ट्रीटमेंट है वो टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का मेनिंजाइटिस है। इफ़ इट इज़ कॉज बाय बैक्टीरिया देन एंटीबायोटिक्स are given. Similarly, antifungal or antiparasitics given for fungal and parasitic meningitis. So ऐसे ही अगर फंगल या पैरासाइटिक meningitis है तो उसमें एंटीफंगल या एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशंस जो हैं वो दी जाएंगी। एंड एंटीवायरल मेडिकेशंस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर वायरल meningitis. सो जो अगर वायरल meningitis है तो ऑफकोर्स उसे एंटीवायरल मेडिकेशन जो है प्रिस्क्राइब की जाती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में ऑल्सो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। सो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है फॉर स्पेशली फॉर द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। अगर ब्रेन की स्वेलिंग हुई है उसको डील करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। सो यहाँ पे एक नोट है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस रिक्वायर इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन फॉर IV एंटीबायोटिक्स। सो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है वो बहुत ही हार्मफुल और लाइफ थ्रेटनिंग होता है, कि इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए इसका जो है इसको इमीडिएट हॉस्पिटलाइज किया जाता है क्लाइंट को फॉर IV एंटीबायोटिक्स, सो डैट जितनी जल्दी हो सके उसको डायग्नोज करके जो IV एंटीबायोटिक्स हैं वो स्टार्ट की जा सके एज पर प्रिस्क्रिप्शन, सो डैट उसके जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको रिड्यूस किया जा सके। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट हम करेंगे असेसमेंट। असेसमेंट में कौन कौन सी चीज़ें जो है असेस करनी होती है एज अ नर्स। सो फर्स्ट है मॉनिटर वाइटल साइन। सो वाइटल साइन देखना होता है इसमें। नेक्स्ट है इवेलुएट न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शंस है वो इवेलुएट करनी होती हैं, जैसे कोई भी क्लाइंट को डिजीनेस है या मेंटल स्टेटस, कॉन्शियस लेवल जो है वो चेक करना होता है इसमें। पेन असेसमेंट, पेन असेसमेंट करनी होती है, लेवल ऑफ पेन कितना है, सो इसमें वो होगा। नेक्स्ट है मॉनिटर फॉर सीजर। सो एनी साइन ऑफ सीजर, ट्विचिंग, मसल ट्विचिंग, या पेशेंट को कोई भी एक्सपीरियंस हो रहा है मेंटल या कॉन्शियस जो लेवल है उसका डिटीरियोरेट हो रहा है, तो वो इसमें देखना होता है। नेक्स्ट इज स्किन असेसमेंट। स्किन असेसमेंट में हमने देखना होता है कोई रैश, जैसे कि जो होता है एक टाइप है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, उसमें क्या होता है कि रैश अपीयर होते हैं क्लाइंट्स में, तो उसको रैश किसी टाइप का जो रैश है वो असेस करना होता है इसमें स्किन असेसमेंट में। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या होता है, आइसोलेट द पेशेंट। इसमें क्लाइंट को आइसोलेट करना होता है, स्पेशली बैक्टीरियल जो मेनिंजाइटिस है उसमें आइसोलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसकी जो ट्रांसमिशन है वो एयर ड्रॉप या एयरबोर्न हो सकता है। सो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस भी हम लेना प्रेफर करते हैं इसमें। सो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम क्लाइंट को आइसोलेट करें।
नेक्स्ट है प्रैक्टिस हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इसमें जो ट्रांसमिशन जो है बहुत इजीली हो सकता है। सो ये हमने इसमें एज अ इन्फेक्शन कंट्रोल हमें हैंड हाइजीन भी प्रॉपर मेंटेन रखनी है। नेक्स्ट है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सी जो है मेडिकेशंस हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। फर्स्ट इज़ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मेनली देते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में एज पर द प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है एंटीवायरल एंड एंटी फंगल ड्रग्स। एंटीवायरल एंटी फंगल ड्रग्स देते हैं जो फंगल या वायरल मेनिंजाइटिस है उसमें। फीवर मैनेजमेंट, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है इन्फेक्शन में, सो फीवर मैनेजमेंट में हमने जो एंटी पायरेक्सिया जो होता है मेडिकेशन, एंटी पायरेटिक्स मेडिकेशंस जो होती हैं वो इसमें देनी होती हैं एज पर दी प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है रिड्यूस इन्फ्लामेशन। सो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। एनाल्जेसिक्स जो पेन मैनेजमेंट है उसमें दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। सो न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन में आईवी फ्लूइड्स जो होते हैं वो दी जाती हैं। न्यूट्रिशनल इनटेक जो है वेल बैलेंस डाइट है वो हमने इसमें क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना होता है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे रिड्यूस इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई क्योंकि ये जो है इसमें जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड की मेम्ब्रेन्स होती हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। सो मेनली इसमें क्लाइंट को क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाता है और उसका मेंटल स्टेटस जो है वो डिटीरियोरेट हो जाता है। इसलिए हमने जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है जो रिड्यूस करके रखना है उसको कंफर्ट उसका लेवल जो है क्लाइंट का इम्प्रूव करने के लिए। सो फर्स्ट है मेंटेन काम इन्वायरमेंट। सो काम इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखना है। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशनिंग। सो पोजीशनिंग बहुत ही कंफर्टेबल देनी है। या हमने क्या करना होता है कि हेड ऑफ द जो बेड होता है, हेड ऑफ द बेड जो है क्लाइंट का वो 30 डिग्रीज तक हमने एलिवेट करके रखना होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई चांस होता है इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है उसका बढ़ जाने का। सो इसलिए हमने पोजीशनिंग इस अकॉर्डिंग देना है एज पर दी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन कि जो उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो उसका रिस्क बहुत ज़्यादा ना हो बढ़ने का। नेक्स्ट है ग्रुप केयर। ग्रुप केयर में क्या होता है कि हमने क्लस्टर केयर देनी होती है। मीन्स कि एक बार में हमने 2-3 चीज़ें जो प्रोसीजर्स होती हैं वो परफॉर्म कर लेनी है क्योंकि हम बार बार जो क्लाइंट को डिस्टर्ब ना करें प्रोसीजर्स के लिए। नेक्स्ट है सीजर प्रिकॉशंस। सीजर प्रिकॉशंस में क्या आएगा, फर्स्ट है इंश्योर सेफ्टी। सीजर्स में क्लाइंट को हमने मेक श्योर करना है कि हमने सेफ्टी प्रॉपर दी है क्योंकि उसको इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मॉनिटर एनी साइंस ऑफ सीजर लाइक ट्विचिंग और सडन चेंजेस इन कॉन्शियसनेस। सो कोई भी साइन है सीजर का उसको हमने मॉनिटर करना है क्योंकि जो ये क्लाइंट है बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं सीजर के, तो उसके हमने जो साइंस है पहले ही ऑब्जर्व करनी होती है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस। मॉनिटर कॉम्प्लिकेशंस में आएगा इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इसमें जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर का बढ़ने का बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है तो उसको हमने असेस करना है। सेप्टिक शॉक होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है इसमें। सो क्लाइंट को जो फ्लूइड है लेवल वो बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है इसमें जो मिनरल्स होती हैं उनका लेवल इम्बैलेंस हो सकता है, या हाई या लो हो सकता है। नेक्स्ट इज़ हियरिंग लॉस हो सकता है इसमें क्लाइंट को। नेक्स्ट है ब्रेन डैमेज। फर्दर उसको ब्रेन डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं एज अ कॉम्प्लिकेशन। सो नेक्स्ट हम समझेंगे प्रिवेंशन। सो इसकी प्रिवेंशन भी हो सकती है, प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो ली जा सकती हैं बाय द क्लाइंट। सो फ्यूचर में कोई मेनिंजाइटिस होने के जो रिस्क हैं वो कम हो सकें। वैक्सीनेशन, तो देयर आर सर्टेन वैक्सीनेशंस हैं जो हम दे सकते हैं। कुछ टाइप होती हैं जो मेनिंजाइटिस की उसको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जैसे कि बहुत ही हार्मफुल टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस है, इसके लिए वैक्सीनेशंस हैं। कैन बी प्रिवेंटेबल विद वैक्सीन्स लाइक HIV। सो HIV, मेनिंजोकोकल एंड न्यूमोकोकल वैक्सीन्स, जो 3 वैक्सीन्स है, जैसे कि तीनों जो बैक्टीरियाज है ये कॉज करते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। इसके रिलेटेड जो वैक्सीन्स हैं वो क्लाइंट को एडमिनिस्टर्ड की जा सकती हैं सो डैट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स फॉर पीपल हु हैव द एक्सपोजर टू बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। एंटीबायोटिक्स दिया जा सकता है उन लोगों को जो कभी ना कभी एक्सपोजर में आए हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के, सो डैट उन्हें फर्दर इसके जो कॉम्प्लिकेशंस ना हो।
नेक्स्ट इज़ मेंटेन हाइजीन। सो हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे हैंड वॉशिंग मेंटेन रखना है। अवॉइडिंग शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम्स कैन बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग वायरल मेनिंजाइटिस। सो वायरल मेनिंजाइटिस जो है उसको फर्दर रिड्यूस करने के लिए, उसको स्प्रेड, उसके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए क्या करना है कि जो पर्सनल आइटम्स हैं उनकी शेयरिंग को अवॉइड करना है, शेयर नहीं करना है एक दूसरे के साथ। सो आज के लिए इतना ही। आई होप you like this video. Please like, share and subscribe my channel as well. Thank you for watching.